अच्छा स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सवाल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन डिटेल, ऑल्सो डिस्कस द प्रिकॉशन फॉर ईच मेथड। देखिए यहाँ पर आज के जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड पढ़ेंगे। मेजरमेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। लास्ट सवाल हमने वो डिटेल में किया कि नेशनल इनकम क्या होती है, कि किसी भी कंट्री की जो एग्रीगेट इनकम होती है, एग्रीगेट प्रोडक्शन होती है, उसकी मार्केट वैल्यू को या वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको उनकी इनकम को हम एग्रीगेट बनाते हैं, उनको जमा करते हैं, उनको काउंट करते हैं, तो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। सिंपल इज दैट। हमने इस तरह की कई कॉन्सेप्ट हमसे देखे, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसके अलावा पीआई, डीपीआई वगैरह, सब इसके वेरियस कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इसको ये देखना चाह रहे हैं हम लोग कि इसको किस तरीके से मेजर करते हैं। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो किस तरह मेजर की जा सकती है। नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड, इसको प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड का नाम दिया जाता है। सेकंड नंबर होता है इनकम मेथड और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली होता क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। होता ये है कि जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि एक एक चीज की हम बात करें, इकोनॉमी में जितनी चीजें, जितनी गुड्स बनाई जा रही हैं, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इन तमाम को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं ना। तो ये हमारा प्रोडक्शन मेथड बन जाता है। यानी प्रोडक्शन के तरीके से हम तमाम प्रोडक्शन को ऐड कर लेते हैं। और प्रोडक्शन को ऐड करने का मतलब नहीं हम चीजों को ऐड करें, हम चीजों की वैल्यू को ऐड कर होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ गंदुम जो है वो हमारी 10 टन गंदुम जो है वो हमारी 100 रुपए की बनी, ठीक है ना, और 10 टन कपास जो है वो हमारी 100 रुपए की बनी, तो टोटल प्रोडक्शन हमारी कितनी आई है? चावल बताइए। अगर मैं कहता हूँ कि 10 टन गंदुम हमारी 100 रुपए की बनी और 10 टन कपास हमारी 100 रुपए की बनी, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी की आ रही है हमारी? 200 आएगा ना, क्योंकि 100 रुपए की गंदुम बन गई और 100 रुपए की कपास बन गई। तो हमने बेसिकली कपास कितने टन बनी इसको जमा नहीं करना, ना ही हमने गंदुम कितने टन बनी उसको जमा नहीं करना, हमें उसकी वैल्यू को जमा करना। यानी वो प्रोडक्शन जिस वैल्यू पे बनाई गई है, वो आउटपुट जिस वैल्यू पे बनाई गई है, हम उस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्शन बन जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है कंट्री में, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है गंदुम और कपास, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है कंट्री में, और जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में, जितनी आउटपुट बनाई जा रही है, उतनी ही इनकम हो रही होगी कंट्री में, उतनी इनकम हो रही होगी, क्योंकि उसी प्रोडक्शन में से हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी इनकम में से। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रोडक्शन में से ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड जाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, वेजेस, इंटरेस्ट और आपका एंटरप्रेन्योरशिप जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। इस तरीके से आपके यानी कि डिफरेंट रिवॉर्ड जो हैं वो इसी ट्रांजेक्शन से जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी प्रोडक्शन की वैल्यू होती है उतनी ही इनकम जनरेट होती है वहां के लोगों की, क्योंकि वो लोग उसी प्रोडक्शन में से ही कमा रहे होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है उतनी ही इनकम हो रही होती है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है ना। अच्छा आप देखें, जितनी इनकम लोग जनरेट करेंगे वही एक्सपेंडिचर होगा ना उनका, वही आगे एक्सपेंस करेंगे। यानी देखें, लेबर अगर वेजेस कमा रहा है तो लेबर के वेजेस ही आगे जाके वो एक्सपेंस करेगा। इस तरीके से जो कैपिटल वाला है वो इंटरेस्ट कमा रहा है तो वो आगे जाके इंटरेस्ट को ही एक्सपेंस करेगा। इसी तरीके से आपका जो है कौन सा था तीसरा, लैंड जो है वो क्या कमा रही है, वो रेंट कमा रही है, तो आगे जाके रेंट को ही एक्सपेंड करेगा। इस तरीके से प्रोड्यूसर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, तो आगे जाके प्रॉफिट को ही एक्सपेंड। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर भी हो रहे होंगे उस कंट्री में, वो उतनी हो रहे होंगे जितनी की इनकम। तो एक बार याद रखिएगा, नेशनल इनकम को हम 3 वे में जाके काउंट कर सकते हैं। नेशनल इनकम को हम प्रोडक्शन मेथड में भी काउंट कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप चाहे अपनी कंट्री की टोटल प्रोडक्शन को, यानी टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू को काउंट कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने कंट्री की जो इनकम जनरेट हो रही है, इनकम का मतलब वही वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह जो जनरेट हो रहा है, उसको आप काउंट कर लो, उसको ऐड कर लो। और तीसरा क्या हो रहा है कि आपके कंट्री में जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको काउंट कर लो, तो तीनों का फिगर सेम आएगा। हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम जो होती है वो ट्राइएंगल वे पे होती है। ट्राइएंगल का मतलब ये होता है कि ये 3 वे में जाके हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। चाहे तो आप आउटपुट को काउंट कर लो, चाहे आप इनकम को काउंट कर लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर को काउंट कर लो, हमारा जो है नेशनल इनकम तीनों वे में सेम आएगा। क्लियर बेटा?
तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेजरमेंट का बताया कि नेशनल इनकम को इस तरीके से मेजर किया जाता है। आमतौर पर प्रैक्टिकल में हम ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखें अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में तो हर बात करना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को मेजर करने निकलते हैं तो ये इसको कवर करना, इसको कवरेज करना बहुत थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। खासतौर पर जो अंडर डेवलप कंट्री होते हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पसीर ममालिक होते हैं, अंडर डेवलप कंट्री होते हैं, उनमें तो नेशनल इनकम को काउंट करने का बहुत एक बड़ा महाज होता है, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं बानिस्बत डेवलप कंट्री के, क्योंकि डेवलप कंट्री में बेसिकली सिस्टम बने हुए होते हैं, वहां पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम बना होता है, पेमेंट का सिस्टम बना होता है, रिसीप्ट्स का सिस्टम बना होता है, तो उसमें नेशनल इनकम को काउंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है बानिस्बत अंडर डेवलप कंट्री के, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन ये कि हम इसको काम करते हैं। ये तकरीबन इसकी प्रैक्टिकल देखा जाए तो तकरीबन हमारा जो आपने देखा वो बजट आता है, हर साल एक बजट आता है कंट्री का, तो जो बजट हमारे पास आ रहा होता है वो बजट जो है वो इसी नेशनल इनकम की मेजरमेंट की बेस पे ही बजट बनाया जाता है। तो बजट आमतौर पर आपने देखा होगा जून में आता है, आमतौर पर जून में हम बजट को देख रहे होते हैं कि बजट अनाउंस हो रहा होता है, तो जून से पहले मई के महीने में हम इसको काउंट कर लेते हैं। और यह बात तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ कि नेशनल इनकम को ईयरली तौर पर काउंट किया जाता है, ईयरली बेसिस पे काउंट किया जाता है। इसको हम लोग जो है वो मंथली बेस पर या 3 मंथ्स की बेस पर या फिर 6 मंथ्स की बेस पर इसको काउंट नहीं करते। साल में एक दफा हम पूरे साल में होने वाली आउटपुट प्रोडक्शन को काउंट करते हैं, या इनकम को या फिर एक्सपेंडिचर को, तो ये हमारी नेशनल इनकम की मेजरमेंट हो जाती है। क्लियर। फिर जो उसके फिगर आते हैं ना, तो वो हम शो करोगे जीडीपी या जीएनपी में। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जीडीपी के फिगर जो है वो 13 मिलियन आए, 13 बिलियन डॉलर आए हैं, डॉलर में हम इसको काउंट करें फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम डॉलर में ही तमाम चीजों को काउंट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो जीडीपी आ रही है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 13 बिलियन आ रही है। तो उसका मतलब 13 बिलियन हमारे पास कैसे फिगर आया, वो हमने नेशनल इनकम को मेजर किया। ये जो हमारा मेजर के जो हमारे पार्ट चल रहे हैं इन्हीं में से कोई मेथड यूज करके हमने नेशनल इनकम को मेजर किया, और मेजर करने के बाद वहां पर जो फिगर आ रहे हैं वो 13 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, जो कि पूरे कंट्री की इनकम है, और ये हमारी नेशनल इनकम है। क्लियर। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है बेटा? सर ये नंबर 1 प्रोडक्शन आउटपुट 2 इनकम, ये दोनों समझ आती है। एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर ऐसे करेंगे, अभी मैं आपको ये पूरे मेथड एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग, फिर आपको एक्सपेंडिचर समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग जो हैं अभी प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इनकम मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाकर हमें पता चलेगा एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे हम करते हैं। वैसे आपको मैं थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ कि जो भी हम कमाते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको कहा कि लेबर क्या कमाते हैं, वेजेस कमाता है, ठीक है ना। इस तरीके से कैपिटल जिसमें पैसा है वो इंटरेस्ट कमाता है, लोन देके लोगों को इंटरेस्ट कमा रहा होता है। इस तरीके से जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास जमीनें हैं, वो जमीनें रेंट पे देके रेंट कमा रहा होता है। तो अब यही लोग जो रेंट कमाएंगे, जो इंटरेस्ट कमाएंगे, जो वेजेस, यही खर्च करेंगे ना, ये खर्चा करेंगे ना। तो अगर आप एक साल के अंदर अपने कंट्री का खर्चा देख लें, पूरा एक्सपेंडिचर को, उसको भी काउंट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब जितनी इनकम हो रही होगी उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। और आपके जहन में अगर ये चीज आएगी कि सर कुछ हम रकम सेव भी कर लेते हैं, तो सेविंग भी आगे जाके एक्सपेंडिचर बन जाती है। वो कैसे बनती है हम आगे जाके पढ़ें। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को हम इसमें हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है बेटा, जिसने सवाल किया था उसको कुछ क्लियर हुई बात? जी सर, आगे सुनो। अब आगे जाके मजीद इसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं और आपको बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड करने जा रहे हैं बेटा? आज हम करने जा रहे हैं द प्रोडक्शन एंड आउटपुट अप्रोच, या द प्रोडक्शन मेथड एंड आउटपुट मेथड। इसको हम इस अप्रोच को हम लेके चलेंगे, इस मेथड को हम लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है प्रोडक्शन मेथड का। मैंने आपको वेरियस कॉन्सेप्ट, यानी कि नेशनल इनकम के जो वेरियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, उसमें नंबर 1 क्या था हमारे पास? सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? जीडीपी। दूसरा क्या था? जीएनपी। तीसरा क्या था? एनएनपी। यही तीनों कॉन्सेप्ट जो है यही प्रोडक्शन मेथड है, यही प्रोडक्शन मेथड है। कैसे? देखिए स्टेप 1, सबसे पहले हम प्रोडक्शन मेथड में हम इसको काउंट करने जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम स्टेप वन में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम अपने कंट्री की टोटल जीडीपी को काउंट कर लेते हैं। और जीडीपी को काउंट करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता क्या चुका हूँ पिछले सवाल में, कि ऑल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारी जीडीपी आई थी। ये तो मैं आपको फॉर्मूला ऊपर बताया था। देखिए मैं आपको दोबारा से इसको शो कर देता हूँ कि हम ऊपर इसका फॉर्मूला पढ़कर आ रहे हैं कि जीडीपी को काउंट करने का फॉर्मूला क्या है। वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये वाला, दिस इज द जीडीपी काउंटिंग फॉर्मूला, Q1, Q2, Q3 एंड
QN, सो ऑन का मतलब होता है कि हम जितने भी क्वांटिटीज हम प्रोड्यूस करें उन सबको वैल्यू को हम ऐड कर लें, हमारी GDP आ जाएगी। तो ये जो आपका है ना GDP, ये आपका स्टेप 1 बन जाएगा। यानी आप जब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट करेंगे तो आपका पहला जो मेथड बनेगा प्रोडक्शन मेथड, उसमें पहला स्टेप क्या बनेगा, पहला स्टेप आपका GDP को काउंट करने का बनेगा। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें आप लोग तो जरा पे आपको और बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, अंडर दिस मेथड national income of a country is computed from the production or output side. In other words, the method involves estimating of the national income of country on the to be the market price of the product. वो जो मैंने आपको बात की है, इसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि मार्केट प्राइस में जो भी चीज बनाई जा रही है उसको मार्केट प्राइस में हम काउंट कर लेते हैं। According to this method, economy divided different sector. अब देखिए इसमें डिफरेंट सेक्टर होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, ऊपर मिसाल दी है Q1, Q2, Q3, ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं। इन डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू हम इसको ऐड करें कि Q1 हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर, Q2 क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग, Q3 क्या होगी, माइनिंग, फिर कॉमर्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हम ऐड कर लेंगे। इन सबको हमने मिसाल के तौर पे आपको बता दिया कि इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। हम जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पहले स्टेप में वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी बेटा, पहले स्टेप में हमारी वैल्यू आ जाएगी GDP की। यानी पहला स्टेप हमारा जो है वो GDP कहलाएगा। यानी कि पहले स्टेप में हम GDP को काउंट कर लेंगे, जो भी हमारे मुल्क की GDP होगी वो हमारी काउंट हो जाएगी। क्लियर बेटा? अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड स्टेप के पास। सेकंड स्टेप में GDP जो हमने निकाली है पहले स्टेप में, उस GDP में हम बाहर की इनकम शामिल कर देंगे। बहुत सिंपल, जो हमने GNP पढ़ा था कि GDP में हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं नेट इनकम, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, या इसको नेट फैक्टर इनकम भी कहते हैं फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो भी इनकम आ रही है। अच्छा, अब्रॉड से इनकम कैसे आती है, मैंने आपको ये भी लास्ट में बता दिया था कि हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो चीज हम एक्सपोर्ट करके बाहर बेचते हैं तो उसकी इनकम हमारे मुल्क में आ रही होती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि GDP में इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल नहीं होता, बाहर से जो रेमिटेंस आ रहे होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। अब GNP की हम बात करेंगे तो उसमें बाहर से जो रेमिटेंस आ रहे हैं हमारे पास वो भी शामिल हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट के जितने भी पैसे आ रहे हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के पैसों को जो बाहर से डॉलर आ रहे हैं हमारे पास, और रेमिटेंस जो लोग कमा रहे हैं, रेमिटेंस किसे कहते हैं, जो लोग बाहर के कंट्री में जाके कमाते हैं और फिर मुल्क में पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो वो रेमिटेंस भी हमारे कंट्री में आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट के मध्य में भी हमारे पास पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम जमा कर लेंगे GDP में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, GNP आ जाएगी। इट मींस कि GNP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम यही फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था। ये हमने GNP का फॉर्मूला लास्ट सवाल में पढ़कर हम आ चुके हैं। दिस इज द GNP फॉर्म, देखो वो GNP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज है ना। तो ये चीज देखिए रिपीट हो रही है। तो इसका होगा कि पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, GDP का, वो भी आप पढ़ चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, GNP का, वो भी आप पढ़ चुके हैं। और तीसरा स्टेप क्या होगा इसका, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट करने का तीसरा स्टेप जो है वो NNP है। देखिए थर्ड स्टेप आपको मेरे सामने शेयर करने जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, NNP। स्टेप 3 में to find the net national product we subtracted depreciation allowance from GNP। जो हमने पहले किया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे मालूम किया था हमने, GNP को माइनस किया, GNP में से माइनस किया था डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, जो मशीनों की टूट के अखराजात हो रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन करने में जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर उसके यूज हो रहे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन के मतलब डेप्रिसिएशन के हेड से उसको हम माइनस कर देते हैं। तो GNP में से हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करेंगे, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो NNP की वैल्यू आएगी, और NNP हमारी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। ये हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। और ये नेशनल इनकम की वैल्यू हमने किस मेथड से निकाली है, जी बेटा बताइए, ये नेशनल इनकम की वैल्यू हमने किस मेथड से निकाली है, एनीवन बेटा कोई बताएगा मुझे। ये जो लास्ट फाइनल मैंने नेशनल इनकम की वैल्यू निकाली है, ये किस मेथड से निकाली है, कौन सा मेथड मैंने किया है, बताओ ना जी। अदीना, अफीफा, अलिशबा बताइए, अनम, सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस GDP और GNP को प्लस करके बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने नेशनल इनकम निकाली लास्ट में 3 स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये कौन सा मेथड यूज किया है,
अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी भूल गए, ये मेथड यूज किया ना, द प्रोडक्शन आउटपुट अप्रोच। मैं ये पूछ रहा हूँ किस मेथड से निकाली, आप बोले सर प्रोडक्शन मेथड से निकाली है, कंफ्यूज हो गया आप लोग लगता है। हाँ अच्छा अच्छा। सर आपका सवाल समझ नहीं आया। अच्छा, अब आ गया समझ में। जी सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि मैं हमने पूरा स्टेप कर लिए, स्टेप वन में हमने क्या निकाला, चलिए बताएं मुझे एक एक करके। ईशा बताइए स्टेप वन में हमने क्या किया था। सर मैं बताऊं। सर स्टेप जी 1 में बताइए। जीडीपी हमने मालूम किए। गुड। सर अब स्टेप 1 में ना हमने ऐड किया था और जीडीपी निकाली थी। जी, और स्टेप टू में क्या किया हमने, सर जीएनपी। जीएनपी। जीएनपी को निकालने का तरीका क्या हमने अपनाया। सर हमने ना जीडीपी और नेट फैक्टर पेमेंट जो भी सारे अब्रॉड से आए हैं उन सबको ऐड किया तो वो जीएनपी बन गई। गुड। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये रहा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, सर एनएनपी हमने वो फाइंड आउट की। एनएपी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है। जीएनपी को माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से। गुड गुड। अच्छा जब एनएनपी हमारे पास आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, इसका नाम क्या, एनएनपी को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। ये लिखा हुआ ना अभी देखिए बैक में लिखा हुआ है नेशनल इनकम। अच्छा ये इसको हम लोग पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। नोट कर लीजिए, ये जब आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे ना तो ये लाजमी लिख लीजिएगा, नेशनल इनकम एट मार्केट। नेशनल इनकम तो आई है लेकिन ये मार्केट प्राइस पर आई है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्शन हमने काउंट की है ये मार्केट प्राइस पर काउंट की है। क्लियर बेटा, यादवास में आ गई, आगे चले। यस सर। अच्छा अब देखें, आपको पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन के मेथड से या इनकम के मेथड से किसी भी मेथड से नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो कुछ गलतियां हो सकती हैं ना, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं ना। हेलो आवाज आ रही, हाँ। यस सर। अच्छा वो मिस्टेक जो होती है ना, वो मिस्टेक से हमने बचना है, यानी मिस्टेक से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। तो अगली हेडिंग आपकी क्या आएगी, प्रिकॉशन। क्योंकि जब भी आप मेथड को एक्सप्लेन करेंगे ना, नेशनल इनकम को मेजर करने के किसी भी मेथड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसकी प्रिकॉशंस की लाजमी बात करते हैं। वो क्या प्रिकॉशंस होंगी कि जिससे गलती के चांस कम से कम हो जाएं या बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो वो प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं इस मेथड की प्रिकॉशन। तो ये हेडिंग दी हुई आपके सामने, में रेड स्पॉट के साथ साथ रहिएगा, प्रिकॉशन ऑफ दिस मेथड, precaution of this method, precaution of this method। हम यानी यहाँ पर precautions की बात करने जा रहे हैं। There are certain precautions which are to be taken to avoid miscalculation of national income। ठीक है ना, यानी कि हमारी जो कभी कभी मिसकैलकुलेशन नेशनल इनकम की होगी उसको क्या करेगी, अवॉइड करेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब भी हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। डबल काउंटिंग क्या होती है बेटा, कि एक चीज दो दफा काउंट ना हो जाए। अगर एक चीज दो दफा काउंट हो गई तो नेशनल इनकम फिगर तो ज्यादा हमें दिखाई देंगे ना, जबकि ओरिजिनल तौर पे वो नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो गलती से एक चीज को दो दफा काउंट कर लिया। तो हमने इसको अवॉइड करना है, इससे हमने बचना है। अच्छा अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक चीज दो दफा काउंट कैसे हो सकती है। ये ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम जब चीजें काउंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैंने कपड़े को काउंट किया कि हमारे रूम में इतना मीटर कपड़ा बन गया, उसकी वैल्यू को मैंने काउंट किया। अब देखिए कपड़ा किसका बना है, धागे का, तो धागा की वैल्यू तो उसमें शामिल होगी ना। इस देखिए धागा किसका बना है, कपास का, कॉटन का बना है, यानी कपास से धागा बनाया जाता है। कपास से पहले रुई बनती है, रुई से फिर धागा बनता है, तो धागे के अंदर कपास और रुई के पैसे भी शामिल होंगे। अच्छा कपड़ा बना है 100 रुपए का, 100 रुपए का कपड़ा मैंने काउंट किया, तो जरा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि 100 रुपए के जो कपड़ा मैंने बनाया है उसके अंदर धागे की और रुई और कपास की वैल्यू शामिल होगी, यस और नो? नो। यस ना, 100 रुपए का कपड़ा बना है, 100 रुपए कैसे है आपके पास, उसके अंदर रॉ मटेरियल आपने डाला, उसके पैसे भी उसमें शामिल होंगे ना। यस। हाँ तो 100 रुपए का जो कपड़ा हमने काउंट किया उसके अंदर धागे की कीमत भी शामिल है, उसके अंदर फिर रुई और कपास की कीमत भी शामिल है। अच्छा अब एक बात बताएं मुझे कि अगर मैं रुई और कपास को अलग से काउंट कर लूं और धागे को भी अलग से काउंट कर लूं और 100 रुपए में भी उसकी कीमत को काउंट करूं तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी कि धागे को और रुई कपास को हमने अलग भी काउंट कर लिया और जब हमने कपड़ा काउंट किया तो कपड़े में भी उसकी वैल्यू काउंट कर ली, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। यस। यस सर। तो फिर इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्या तरीका है।
इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को, फाइनल आउटपुट को ही काउंट करें, फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड को काउंट ना करें। अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। फाइनल गुड्स क्या होती है, जैसे कपड़ा मैंने आपको मिसाल दी, वो फाइनल गुड है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल हम डाल रहे हैं ना, रॉ मटेरियल जो लग रहा है वो उसका इंटरमीडिएट गुड कहलाता है, यानी रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स को कहा जाता है। किसी भी चीज को आप देख लें, दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने तैयार शुदा अशिया हैं, वो किसी न किसी चीज से तैयार की गई है। तो हम क्या करते हैं, हम डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही काउंट करेंगे, हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हम इससे हमारी गलती नहीं होगी, हमारी कोई भी चीज डबल काउंट नहीं होगी। तो बताएं, ये आपको पहला पॉइंट समझ में आता है। पहले प्रिकॉशन में हमने क्या की है, पहले प्रिकॉशन में हमने ओनली फाइनल गुड्स को ही ऐड किया है और उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। जैसे कपड़ा हमने 100 रुपए का बना लिया, गंदुम हमने 200 रुपए की बना ली, ठीक है ना, तो गंदुम और कपड़े की वैल्यू मिला के कितनी होगी, 300 रुपए। अब इस 300 रुपए की जीडीपी हमारी 300 आ रही है। अब 300 की जीडीपी में गंदुम में जितना भी रॉ मटेरियल लगा है और कपड़े का जितना भी रॉ मटेरियल, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया, तो उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अगर है तो मुझसे पूछ लें। नो सर। जी, अगला पॉइंट क्या दिया है, पहली प्रिकॉशंस हमने पढ़ ली, डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग से हमने बचना है, यानी हमने अवॉइड करना है कि कोई भी चीज डबल काउंट ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी प्रिकॉशन क्या है कि जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मस्ट बी एडजस्टेड। अब ये जरा इसको समझिएगा, जनरल लेवल ऑफ प्राइस क्या होता है। देखिए, हम लोग जब भी किसी भी चीज को प्रोडक्शन मेथड में काउंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी 2-3 दफा बात रिपीट की ना कि हम उस चीज को मार्केट प्राइस में काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी कम भी जाते हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, जो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई, उसमें हमने क्या पढ़ा कि प्राइस कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो हम बढ़ी हुई कीमत में और कम हुई कीमत में उसको ऐड नहीं करेंगे, उसके प्राइस हम एडजस्ट करेंगे, जनरल लेवल ऑफ प्राइस में उसको हम ऐड करेंगे। अब इसका तरीका ये होता है कि जब कभी किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो हम उसको कंपेयर करते हैं पुरानी 2-3 साल पहले की वैल्यू से। उसका एक फॉर्मूला होता है, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम उसको जनरल प्राइस में लेकर आते हैं और फिर उसको जब ऐड करते हैं। अदरवाइज हम उसको अगर उसी वैल्यू में ऐड कर लेंगे तो फिर जीडीपी के फिगर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक नई चीज आ गई आपके सामने, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी अगर कोई चीज आपको नॉर्मल प्राइस उसके 100 रुपए होनी चाहिए और वो आपको 150 में मिल रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर इन्फ्लेशन की वैल्यू शामिल, इन्फ्लेशन हुआ है तो 150 की चीज हुई हुई है। अब ये तो 150 की जो चीज हुई हुई है ना, हम उसको जनरल लेवल प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको हम जनरल लेवल प्राइस जो होगा, जो कंट्री का जनरल लेवल होगा, वो एक उसका एक डाटा दिया हुआ होता है, उस डाटा के मुताबिक हम उसको जनरल लेवल प्राइस में कन्वर्ट करके फिर ऐड करेंगे। ये प्रिकॉशन इसमें करेंगे। तो यह क्या दूसरी प्रिकॉशन आपको समझ में आती है? ये सेकंड प्रिकॉशन मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को जनरल लेवल ऑफ प्राइस में एडजस्ट करके ही उसको ऐड करेंगे। उसको ये करना इसलिए जरूरी है कि हमें हमारे पास इन्फ्लेशन की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। जी बेटा, ये क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, तीसरी प्रिकॉशन क्या है कि हम जितनी भी जीडीपी काउंट कर रहे हैं, इस जीडीपी में हम अनफेयर अर्निंग मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, इसमें अनफेयर अर्निंग को शामिल नहीं करेंगे। अब बताएं अनफेयर अर्निंग क्या होती है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे काउंट करें ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट करें। प्रोडक्शन मेथड में गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी। जैसे डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विस भी काउंट की जा रही है, टीचर अगर वो पढ़ा रहा है, वो कमा रहा है, उसकी सर्विस भी काउंट की जा रही है, वकील आपका केस लड़ रहा है और उसकी फीस आप दे रहे हैं, उसकी भी सर्विसेज काउंट की जा रही है। अब यहाँ पर अनफेयर अर्निंग मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, नया पॉइंट आ गया बाबा, तीसरी हेडिंग आ गई, अनफेयर अर्निंग मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अनफेयर अर्निंग को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब अनफेयर अर्निंग क्या होती है? सच अर्निंग सर इलीगल, जो इलीगल वर्क करके और कमाया जाता है। गुड गुड, शाबाश, आप तो बहुत होशियार है भाई, सबको पता है अनफेयर अर्निंग क्या होती है। गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन, यानी जैसे रिश्वत दे लेना या अनफेयर तरीके से कमा लेना, स्मगलिंग कर लेना और स्नैचिंग कर लेना, ये सब, जिससे भी तो हमारी, यानी कि जिसके पास जो स्नैचिंग करेगा उसके पास तो चीज आ जाएगी ना, उसकी तो प्रोडक्शन हो गई, लेकिन वो अनफेयर तरीके से की गई। तो अनफेयर तरीके से की गई प्रोडक्शन को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते, जिसको आमतौर पे आप कहते हैं ना, हम कहते हैं आमतौर पे 2 नंबर की कमाई।
तो ये 2 नंबर की कमाई इसमें शामिल नहीं करते। फोर्थ हेडिंग आपके पास आ रही है अनपेड सर्विस। अनपेड सर्विसेज में नॉट बी इंक्लूडेड। शाबाश। अब मुझे बताएं अनपेड सर्विस क्या होती है, ये कौन बताएगा मुझे? अनपेड सर्विसेज क्या होती है? सर वो जो वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, एबी और ये लोग जो करते हैं। मैंने कुछ ईडी वगैरह जो होती है, वो जो वेलफेयर सर्विस होती हैं, उनमें तो खर्चा तो हो रहा होता है ना। देखिए अनपेड सर्विस वो होती है जो सर्विस हम अपनी ऑन प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अक्सर खवातीन घर का कामकाज करती हैं, घर में रोटी बना लेना, घर में काम कर लेना, सफाई कर लेना, ये इससे भी तो सर्विस दे रही है ना घर को, ये भी प्रोडक्शन आएगी। क्या ये जीडीपी में शामिल होगी? नो सर। नो सर। क्यों शामिल नहीं होगी? क्योंकि ये अनपेड सर्विस है। इस सर्विस के बदले में कुछ पेड नहीं किया जा रहा। जैसे हम लोग अपना काम खुद कर लेते हैं, वो भी तो सर्विस है ना। तो हमने तो इकोनॉमी में सारी सर्विस को काउंट करना है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो अनपेड होती हैं। जैसे अगर बॉयज की मैं बात करूंगा, जैसे हम लोग अपनी बाइक खुद साफ कर लेते हैं, बाइक धो लेते हैं, अपने कपड़े अगर धो लें, अपने बूट पॉलिश कर लें। अगर ये बूट पॉलिश मैं मोची से करवाऊंगा, किसी दूसरे बंदे से करवाऊंगा, उसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने घर की सफाई किसी आया से करवाऊंगा तो उसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं किसी आया से अपने घर की सफाई कराऊंगा तो वो जो मैं पेमेंट आया को करूंगा वो नेशनल इनकम में शामिल होगी, उस सर्विस को हम ऐड करेंगे। लेकिन वही काम अगर मैं खुद कर लूंगा तो मुझे तो किसी ने पेमेंट नहीं दी है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? अनपेड सर्विस। तो वो मैं अपनी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? जी बेटा, इज इट क्लियर? ये बात क्लियर होगी सबके? यस सर। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसमें नंबर 5, डेप्रिसिएशन अलाउंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना एनएनपी कैसे निकालते हैं, कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिकॉशन ये भी हमें करनी होगी कि डेप्रिसिएशन अलाउंस जो होता है उसको सही से सेट करना होगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर मैं गलत काउंट कर लिया, हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हुआ कितना है, उसका वैल्यू सही आनी चाहिए ना। उसको वैल्यू को भी कैलकुलेट करने के 3 4 मेथड होते हैं, जो इंशाल्लाह आप अगले साल सेकंड डे में अकाउंट में जाके सीखेंगे। ठीक है ना? तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो वो फिर जब सिखा दी जाती है लोगों को, तो फिर जब काउंट की जाती है तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट सही से करना होता है, अदरवाइज फिर आपके फिगर गलत आ जाएगा। तो ये भी प्रिकॉशंस होती है। तो ये इसकी टोटल कितनी प्रिकॉशंस हो गई? 5 प्रिकॉशंस हो गई। जब भी आप आउटपुट मेथड को लिखेंगे तो इसके साथ आप ये 5 की 5 प्रिकॉशंस लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो मरीम, कैसे कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नंबर 2 वाली एक और बार समझा दें प्लीज। जी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज 2 दफा काउंट ना की जाए। इसकी हम एहतियात करेंगे। इसके लिए हम ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम काउंट करेंगे। सेकंड जो हमारी प्रिकॉशन है, इसमें जनरल लेवल ऑफ प्राइस मस्ट बी एडजस्टेड। हम लोग कोई भी चीज जब मार्केट वैल्यू में काउंट करेंगे तो उसको हम जनरल प्राइस में एडजस्ट करके काउंट करेंगे। ठीक है ना? जनरल प्राइस में एडजस्ट करने का फॉर्मूला होता है जो आपको अगले साल स्टैट्स की क्लास में समझाया जाए। ठीक है? बस अभी आप इतना सीख लें कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस में उसको एडजस्ट करेंगे, फिर उसको उस प्राइस में काउंट करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है। समझ में आ गया आपके बेटा जिसने सवाल किया था? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? जनरल लेवल क्या? जनरल लेवल ये होता है कि जिसमें आपका इन्फ्लेशन शो ना हो रहा हो। यानी जैसे मिसाल के तौर पर टमाटर है, अब इसमें एग्जाम्पल दो, टमाटर है, टमाटर की नॉर्मल वैल्यू 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो होगी। एक जनरल वैल्यू है ना, जनरल प्राइस है इसके। अब अगर टमाटर 300 रुपए किलो का हो जाता है तो ये तो इन्फ्लेशन हो जाता है ना। ये तो मतलब किसी वजूहात की बिना पर, किसी शॉर्टेज की वजह से इसकी वैल्यू इतनी चलेगी कि 300 रुपए, अक्सर सुनते होंगे आप लोग कि टमाटर 300 रुपए किलो हो गया, 400 रुपए किलो हो गया। तो आप जीडीपी काउंट करने जा रहे हैं, उस जमाने में टमाटर की वैल्यू 400 रुपए किलो है, तो आप 400 रुपए में थोड़ी सी काउंट करोगे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 400 रुपए थोड़ी है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? उसको भी क्या, हाँ, उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको हम जनरल लेवल प्राइस में काउंट करेंगे। जनरल लेवल प्राइस उसका बन रहा है 100 रुपए, हम उसको 100 रुपए में ही काउंट करेंगे। ये बात करोगे। ठीक है? इस तरीके से अनफेयर अर्निंग, जो गैर अनफेयर अर्निंग होती है, जो यानी कि नाजायज जो तरीके से कमाई होती है, उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। अनपेड सर्विस को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, वो सर्विस जो बगैर पैसे की जाए, और डेप्रिसिएशन अलाउंस को हम सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक बताएं। अब यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? सर ये डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन अलाउंस वो होता है जो मैंने ऊपर आपको बताया ना, जो मशीनों की टूट-फूट के अखराजात होते हैं। मशीनों के टूट-फूट के अखराजात जो होते हैं वो हम निकालते हैं। जैसे मशीनें जब काम करती हैं तो घिसती हैं वो, तो उसमें से फिर क्या होता है कि मशीनों की वैल्यू डाउन होती चली जाती है। तो वो जो खर्चे हो रहे होते हैं वो हम प्रोडक्शन के वैल्यू में से माइनस करते हैं।
ऊपर हम पढ़कर आए ना, एनएनपी कैसे निकाली हमने, एनएनपी कैसे जी, निकाली थी, जीएनपी को माइनस किया था, डेप्रिसिएशन अनाउंस थे, तो एनएनपी हमारी निकली थी। ये वही डेप्रिसिएशन अनाउंस है, इसको सही तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने में गलती कर दी हमने तो फिर आपकी नेशनल इनकम का फिगर सही नहीं आए। तो ये सारी वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें अडॉप्ट करना हमारे लिए नहायत जरूरी है, ताकि हमारे नेशनल इनकम के फिगर प्रोडक्शन मेथड में बिल्कुल सही करेक्ट आए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो ये यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है, ये आपने मुझे जिनकी क्लास कल है वो कल तक मुझे चेक करवाएंगे। यहाँ तक आपने प्रोडक्शन मेथड एक करके लाना है पूरा, और जिनकी मंडे को क्लास है मंडे को चेक कराएंगे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको ये हैंड आउट भेज दिया हुआ है, आपके ये व्हाट्सएप में मौजूद है। मेजरमेंट नेशनल इनकम की हेडिंग आएगी, सवाल लिखेंगे आप लोग, और पहला प्रोडक्शन मेथड विद प्रिकॉशंस आप लिखकर मुझे कल चेक करवाएंगे। जी क्लियर? ओके Yes, सर। sir. ओके जी, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी कल फिजिकल क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।